हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दौड़ की या आगे की प्रक्रियाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप लोगों का आजकल मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक नई पहल राम जी की पाठशाला ने चलाई है। 2016 भर्ती के जो दरोगा हैं, ठीक है, 3 दरोगाओं से आपको मैं कल मिला चुका हूं और आज हमारे बहुत खास मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इनको आप पहले भी देख चुके हैं जब चैनल का बिल्कुल शुरुआती दौर था, तब भी भाई ने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया था और आए थे, आप लोगों को मार्गदर्शन दिया था। आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो 2016 वाली भर्ती है वो क्लियर हो गई है और सब लोगों को अब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बहुत जल्दी थाना अध्यक्ष की तरफ ये लोग बढ़ने वाले हैं, थाना धारक की तरफ ये बढ़ने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आरिफ भाई का। कैसे हैं आरिफ भाई? स्वागत है आपका। जबरदस्त। हमेशा की तरह जबरदस्त। देखो भाई, कूल माइंड एकदम इंसान है, आपने पहले भी देखा होगा। और आपको बात जब हम करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन के जवाब भी सारे मिलेंगे और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स इनसे मिलेंगी। तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, कैसा फील हो रहा है आरिफ भाई? अच्छा फील हो रहा है। बाकी यह है कि मेरी तो खुश रहने की आदत है। ज्वाइनिंग हो तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और इससे पहले मैं एज ए टीचर में पढ़ाता हूँ जी, और वो भी एक बच्चों के लिए मार्गदर्शन है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सेंटर से कुछ प्रोग्रेस बेहतर हो, अच्छे बच्चे सर वो भी सब ठीक देखो है। सर, एक और बात बता रहे हैं। देखो, मेरे मुंह से कुछ भी निकलता रहे, सब इनके लिए आदर नहीं है। सर निकल जाए, भाई निकल जाए, तो इनका अपना सेंटर भी है और बहुत सारे बच्चों को उसमें में बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट भी बहुत अच्छा रह सकता है, ठीक है। अब भगवान करे ऐसा शुभ सूचना मिले, फिर उनके भी इंटरव्यू करेंगे हम लोग। तो एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, बच्चों के क्वेश्चन भी लेते रहेंगे, आपका भी। एक बार अपने बारे में बच्चों को थोड़ा सा बता दीजिए कि मतलब कैसे सब चीज़ें शुरू हुई, कब से आप तैयारी कर रहे हैं और क्या मतलब स्ट्रगलिंग फेज रहा। देखो, सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगलिंग फेस की बात करूँ, आदमी को कई तरह के स्ट्रगल हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, अपने अपने स्ट्रगल अलग अलग है। मेरे साथ में ये बिल्कुल नहीं था। फाइनेंशियल मैटर मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं था। लोग बहुत कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करता था, मैं यूँ करता था, अपना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जी। मेरे साथ जो ज़्यादातर जो स्ट्रगल रहा है इस पूरी की पूरी जर्नी में, मैंने कई सारे एक्सीडेंट झेले। मेरा जो शुरुआती दौर था तो उसमें मेरा एक एग्ज़ाम निकला था LIC AO वाला जी। लगभग स्टार्ट में निकला था। तो जब वो मेरा एग्ज़ाम निकला तो मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ये मेरी कलाई की हड्डी टूट गई लगभग 5-6 जगह से। जी। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे राइट वाली टूटी थी, सॉरी, राइट वाली। फिर मुझे लगभग 8-9 महीने के करीब में मुझे सही होने में लगे। लेकिन उसके भी मुझे कुछ फ़ायदे हुए। अपनी अपनी लाइफ है, आदमी आपदा को अवसर में कैसे बदले। बिल्कुल। उस वक्त मैथमेटिक्स पे मेहनत कर रहा था तो हम लोग वही पेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करते थे। और जब मैं हो गया मजबूर तो मेरे पास में कुछ रास्ता ही नहीं बचा। मैं मैथमेटिक्स को ऐसे नॉर्मल मतलब बुक सामने रखी रहती थी और मैं दिमाग लगाता रहता था वैसे ही बैठे बैठे, क्योंकि हाथ तो मेरा उस रिकवरिंग टाइम में। हाँ, उस रिकवरिंग टाइम में राइट हैंड मेरा वैसे चलता है। तो मेरे दिमाग में नए नए पोर्शन वो अपने आप ही मतलब आने शुरू हो गए। जी। मतलब मैंने मैथमेटिक्स ज़्यादातर बहुत ऐसा नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस ली है। मैं दिल्ली रहा हूँ लेकिन दिल्ली में मैंने किसी बड़े टीचर की कोई क्लास नहीं ली है मैथमेटिक्स में। तो मैंने वहाँ से मुझे उसका भी मैंने उसे अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। बिल्कुल। बैठे बैठे मैंने पढ़ाई बंद नहीं की, जी। लेटा रहता था। काफ़ी टाइम में मुझे मैं सही हुआ। एक बार मेरा CGL का शायद उस टाइम डेस्क्रिप्ट ही था, जी। तब फिर एक्सीडेंट हो गया। अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले, 3 साल पहले के करीब में जी। फिर एक एक्सीडेंट हो गया। ये मैं जा रहा था तो ऊपर से एक ने बल्ली गिरा दी। ये मकान बन रहे थे वहाँ पे, गलती उसकी थी, वो नॉर्मल उसने गिरा दी, वो यहाँ से लगी, ये नाक की हड्डी ये टूट गई। तो कई जगह से मेरे साथ में ये टूट फूट बहुत चली। अच्छा। लेकिन मैंने कभी बहाना नहीं बनाया जी। लगभग 1.5-2 साल के अराउंड मेरे साथ में ये भी रहा कि मैंने लगभग 2 साल के अराउंड मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे माइग्रेन टाइप में हो गया। जी। बड़ी प्रॉब्लम थी मुझे।
और आप हालात मेरे ऐसे हो गए, मेरे सर में दर्द नहीं जाता था भाई साहब जी। यहाँ से ऐसा चलता था जब भट्टी चल रही हो, मैं ऐसा हाथ ला के देखता था तो मैं ऐसा करके ना अपनी बॉडी सेक लिया करता था ऐसे करके मेरी ये हालात रही। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा है, मतलब ये बीमारियों से मैं लड़ा। अच्छा एक चीज शुरू में बच्चे पूछते हैं, कल भी जो इंटरव्यू हुआ था टीवी दरोगा दोस्त आए थे अपने, तो वो ये पूछ रहे थे कि आपने सर से परिचय तो नहीं करवाया। मैंने कहा भाई परिचय कैसे होना चाहिए, तो वो कहते हैं सर कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज बच्चे बहुत पूछते हैं, तो ये भी बताने की कृपा करें। मैं हूँ आप कस्बा देवबंद में, वहाँ पे एक तलेड़ी बुजुर्ग एक जगह पड़ती, बस स्टैंड तलेड़ी बुजुर्ग जी, वहीं पे मेरे एटीसी के नाम से लगभग 4 साल के करीब हो गए, 4 साढ़े 4 साल एटीसी यानी आरिफ थिया की क्लासेस जी मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया था फिर उसकी कई सारी ब्रांच भी खुली है जी। अभी मैंने आके फिर मैंने पढ़ाया है, बीच में मैं छोड़ के चला गया था जी। और सेंटर एज इट इज चलता रहता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? मेरी ग्रेजुएशन में मैंने BCA किया हुआ है। कौन सी ईयर से पास आउट है, मतलब कौन से ईयर में पास आउट कब कंप्लीट कर लिया था? मैंने 11 में कंप्लीट कर 11 में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसमें मैंने MBA किया। लेकिन वो सब देखो सीधी सी बात है, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, फैक्ट है। और मैं कोई एक होनहार छात्र बिल्कुल नहीं था, मैं तो बड़ी मुश्किल से BC में पास हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं मुश्किल से तो नहीं कह सकते, लेकिन MBA में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। वो मेरी अपनी टेक्निक्स है, मार्क्स कैसे गेन करता है तो बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिर आगे कभी मैं सॉफ्टवेयर आप ड्यूटी में पहुंच जाओगे, अपने थाने में पहुंच जाओगे तो कभी ना कभी बीच में आपसे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को लाइव जुड़वाएंगे, फिर बच्चे आपसे, आप लोग भी जो क्वेश्चन सर से पूछना चाहेंगे वो भी आपके हो जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन जो सबसे पहले दिमाग में रहता है कि UPSI वाला जो ये है ये पहले से दिमाग में था, वर्दी पहनी है, या ये एट रैंडम कुछ हुआ? देखो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेरे दिमाग में पहले से था जी। लेकिन मैं बिल्कुल जो भी मैं बोलता हूँ ना बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ आपको, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे दरोगा बनना है। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बेल्ट की ही नौकरी नहीं करनी है मतलब विरोध था मेरा उल्टा था बिल्कुल। अच्छा मेरे दिमाग में बिल्कुल ये था कि मुझे नौकरी करनी है लेकिन बेल्ट की ही नहीं करनी है और शादी करनी है। इसी वजह से मेरा प्रबल विश्वास है गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर। जब आपकी जर्नी जैसे लिखी जा चुकी है ना, होना ऐसे ही है, आप कितना दिमाग लगा लो, जहां वक्त से पहले नहीं ले जाएगी, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला ना मिलेगा। बिल्कुल। तो मेरी जर्नी जिसे मैं नहीं चाहता तो मुझे वहीं लेकर आ गई, कुछ घटनाएं घटी, कुछ हालात ऐसे बने जी। और मैं कोई पुलिस वालों को ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा वैल्यूएशन या मैं मर्दी को ज्यादा कुछ सोचता था, क्योंकि हमारा कोई वास्ता मतलब ऐसा था नहीं, लेकिन किन्हीं हालातों से वास्ता मतलब पड़ा तो हमें पता चला कि भाई ये तो बहुत कुछ है भाई, खास तौर से दरोगा तो बहुत कुछ है। उन हालातों ने एक ऐसा टर्न लिया लाइफ में कि वो मेरी लाइफ मुड़ती चली गई। उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने में भी, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में भी, मैं आपको बताऊँ UPSI वाले में तो मेरा पहला कोई एग्ज़ाम है बेल्ट का एग्ज़ाम जो मैंने दिया, ये इसके अलावा मैंने CPU दिया हुआ है 2, उसमें मेरी हाइट कम है, 170 मांगता है, 100 मतलब मैं थोड़ा सा कम हूँ, 1 सेंटीमीटर के अराउंड में कम हूँ, तो उसमें मैं कभी फिजिकल में नहीं गया। बाकी मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। इसमें भी मेरे एक फ्रेंड ने मेरा फॉर्म ज़बरदस्ती समझ लोगे आप कह सकते हो, मेरे करीबी दोस्त हैं सोहेल, उन्होंने भरा, 1-2 ने मुझे मोटिवेट किया, कहने लगे ये एग्ज़ाम तो निकालना ही निकालना है जी। और मेरा हिंदी का पोर्शन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था जी। मैंने साफ साफ बोला भाई ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकलेगा, मेरा इंग्लिश का पोर्शन अच्छा है, हिंदी का पोर्शन कोई ख़ास नहीं है। फिर भी आप कह सकते हो लक बाई चांस कह लो या मेरी मेहनत कह लो कि इसमें भी मैं क्लियर हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कुल मिला के बात है। कल भी जो साथी यहाँ पे आए थे वो भी बोल रहे थे कि हम भी भाई एवरेज ही मतलब पढ़ने में थे, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी जो है वो बहुत ब्रिलियंट लोग ही निकालते हैं। ठीक है, मेरा भी जो अनुभव है, और सर से पूछेंगे कि एक कुशल रणनीति और पढ़ने का लगन वाला तरीका जी। उसके माध्यम से कोई एग्जाम निकाला जा सकता है। आपका क्या विचार है? देखो मेरा मानना यह है कि जैसे बच्चे डराते हैं ना, ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरी उठाते हैं ज्यादातर, और कुछ डराने वाले मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये हो जाएगा, इतना मुश्किल काम है, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए। देखो मुझे साल चाहे कितने हुए हैं, लेकिन मैंने लगभग 4 से 5 साल का गैप लिया था पढ़ाई में। 4 से 5 साल आप मान के चलो मैंने बिजनेस किया है, बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स की है, उसके बाद मैं दोबारा इस मैदान में आया। ग्रेजुएशन में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं पता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता मतलब था ही नहीं। यहाँ तक कि मैं तो उस टाइप का स्टूडेंट था कि जो पेपर में जाके वो क्वेश्चन पेपर से ना वहाँ से कॉपी करता है सब्जेक्ट कौन सा है। अब यकीन मानना मुझे सिर्फ वो पता होता था कि कौन से कोड का पेपर है, 511 510। तो वो एक मेरा अलग टैलेंट था कि मैंने उन्हें क्रैक किया। तो कोई ख़ास मैं ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था।
तो बच्चे डराते हैं। यकीन मानिए सच्चाई ये है कि इसमें तैयारी के लिए तो मेरे हिसाब से दरोगा बनने के लिए 2-2.5 साल, 2-2.5 साल मैक्स टू मैक्स, फ्रेशर बच्चे को मैक्स टू मैक्स। और खाली दरोगा बनने के लिए नहीं, देखो जर्नी जो है ना, बैच चलाते हैं लोग अलग अलग। मेरे सेंटर में मैंने कभी भी ऐसे बैच को बहुत कम चलाए, ऐसे नहीं चलाए कि रेलवे के लिए स्पेशल बैच या पुलिस के लिए अलग बैच या यूपीएससी के लिए अलग बैच। कुछ फील्ड तो अलग है, अरे वो सब पैसा कमाने के तरीके हैं। कुछ फील्ड अलग है, जैसा एसएससी और बैंक अलग है, कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रही है, दोनों के रास्ते अलग निकलते हैं। आप अगर बैंकिंग में देखोगे आपकी कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा शानदार होना चाहिए पहले से। आपका अगर इंग्लिश देखोगे तो आपका कॉम्प्रहेंशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग पोर्शन बढ़िया हो, ना कि ग्रामर पोर्शन इतना अच्छा हो। एसएससी में आप देखोगे आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो दोनों डाइवर्जन है, दोनों में डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा मतलब सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चन के आने के तरीके अलग है। अगर आप सिलेबस में देखोगे, मान लो बैंकिंग में अगर आप देखोगे सिलेबस, तो रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा कम है जी, लेकिन जो वो चंद चैप्टर है उन्हीं पे आप कमांड कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। एसएससी में सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है लेकिन आसान है, तो वो आप कह सकते हो। लेकिन कोई कह दे कि भाई इसके लिए अकबर अलग पढ़ाया जाएगा, इसके लिए अकबर अलग। अच्छा, अभी एक चीज मेरे दिमाग में आ गई। आपने जैसे बताया कि दरोगा के एग्जाम के लिए मतलब आदमी को लगभग 2 साल की तैयारी फ्रेशर से चाहिए। अभी कांस्टेबल की परीक्षा आने वाली है यूपी में, लगभग 26,000 प्लस पद है। तो अभी जो कांस्टेबल के लिए कितना समय की तैयारी आप टीचर भी हैं, अनुभवी भी हैं? मेरा मानना यह है कि कांस्टेबल के लिए 6 महीने से लगाकर जी, वो अपने अपने देखो आईक्यू लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। 6 महीने से लगाकर 1 साल हाईएस्ट, मैक्सिमम 1 साल, मैक्सिमम, वो एवरेज डिपेंड करता है। लेकिन एक बात और इसमें, मैंने जितनी बात बताई है ना, अब बच्चा सोचेगा 2-2.5 साल मैंने लगाया, मेरा तो नहीं निकला, फलाने का नहीं निकला, उसे 4 साल हो गए, उसे 5 साल हो गए। वो कंटिन्यूटी के साथ बोल रहा हूँ मैं सब, बिल्कुल। उसमें शादियां इंक्लूड नहीं है, ये मेरी शर्त है। ये जो आप पड़ोसी की शादी में जाओगे, दोस्त के दोस्त की शादी में छोड़ देना बीच में, भैया मेरा मानना है कि मैं आपको एक हफ्ते में कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ना है। आप 10 घंटे रोज पढ़ लो, 10 6 का 60, एक दिन आप पूरा रेस्ट लीजिए आप। जो बच्चे यूं कहते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, या मैं कंटिन्यू 7 दिन पढ़ूँ, वो भी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी। बिल्कुल, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होना बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चा ऐसा सोचता है कि तू 12 घंटे पढ़ ले, 15 घंटे पढ़ ले। भैया मेरा तो मानना है, देखो मेरा एवरेज, मेरा जो लास्ट बता रहा हूँ मैंने हाईएस्ट मेरे हिसाब से 12-13 घंटे से ऊपर मैं खुद कभी नहीं पढ़ पाया। और 12-13 घंटे पढ़ने के बाद ना, मुझे लोगों का नहीं पता, मुझे अपना पता है, मेरे तो कान भी सुन हो जाते थे यकीन मानना। बिल्कुल। आंखों में भी ऐसा होता था कि बस एक गुस्सा सा आता था अजीब सा, मेंटल लेवल बिल्कुल शांत हो जाता था, अजीब सा मुझे फील होता था। तो मेरा तो ऐसा मानना है, तो इतने घंटे की पढ़ाई चाहिए, 10 घंटे। वो वाली पढ़ाई नहीं है कि भैया मोबाइल साथ में रखा है, कभी आप बीच में गाना देख रहे हो, कभी आप यूट्यूब चला रहे हो, मतलब के साथ आपका कंसंट्रेशन बनना चाहिए। कंसंट्रेशन 10 घंटे बनना चाहिए, ये चाहिए। उसमें ये नहीं कि आपने किताब खोले बैठो ख्याल कहीं हो रहा है आपका। बिल्कुल। तो उस ख्याल आजकल तो ये कुछ ज्यादा ये जो ट्रेंड में है ना। अच्छा, जो आपका मतलब अब सीधे मतलब अपनी भर्ती पे वो आ जाता है डायरेक्टली। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं। वही आपने फॉर्म भर दिया जी, फॉर्म भरने के बाद जब आपका एग्जाम था जी, तो उस दौरान आपने मतलब किस तरह से तैयारी करी, संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल संक्षिप्त, मतलब आपको पता लग गया आपका एग्जाम है, 1-2 महीना बचा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, जब आप 2 साल लगा लेते हो ना ईमानदारी से, और आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, हमारी भर्ती में मैं आपको बताऊं ज्यादातर एसएससी वाले बंदे हैं, चाहे आप फिर मतलब अपर लेवल एग्जाम की बात करो, चाहे आप बैंक पीओ की बात कर रहे हो, उसमें पीओ लेवल होना चाहिए, या फिर आप पीसीएस लेवल की बात कर रहे हो, तीनों में आपने देखना, तीनों में वेरिएशन है। ये तीनों के तीनों अलग अलग सब्जेक्ट मांगते हैं कि भैया हमें सब्जेक्ट का धुरंधर चाहिए। तो अगर आप 2-2.5 साल लगा लेते हो ना, और भाई साहब आपसे अगर कोई एग्जाम निकल जाए गलती से भी, मैंने क्या कहा, गलती से भी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि एग्जाम का तो भाई साहब आप कचूमर निकाल देते हो। बिल्कुल, मेंटल लेवल जमीन पे ले आते हो, मेंटल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने शुरुआत के में मुझे प्रॉब्लम आई बहुत, आप यकीन मानना उसके बाद में लगभग मेरा रिजल्ट कम से कम 70 से 80% हुआ। या तो मैं फॉर्म नहीं भरा, मैं वो गधों की तरह कभी फॉर्म नहीं भरा, ये भी फॉर्म भर दिया, सरकारी रिजल्ट में जो देखा वही भर दिया। ज्यादा देख रहे फीस 200 रुपये फीस है, 100 रुपये फीस है, अरे भाई जाने आने का भी तो खर्चा आएगा। मैंने वही फॉर्म भरा जो मुझे लगा मेरी कैपेबिलिटी के अंदर है, और वही मेरे कुछ स्टूडेंट भी है, उन्हें मैंने शुरुआत में बहुत डेली डिमोरलाइज होते रहते हैं, नहीं निकल रहा है,
अभी कुछ बच्चे मेरे पास में है, मेरे सेंटर से, जिनका हर सब्जेक्ट मतलब हर उसमें एग्जाम में सीधा 6 मार रहा है। जो भी एग्जाम है, मतलब ASI वाला हुआ, इसमें बेहतरीन मार्क्स 159 के अराउंड एक बंदे के। ये अभी UPSI वाला हुआ 127, 117, रेलवे हुआ उसमें भी जबरदस्त 98, 99% इसमें भी ये अभी पैट वाला हुआ था। तो एक बार अगर आपका गेम स्टार्ट हो जाए ना वाकई में, फिर तो धड़ाधड़, लेकिन वो पुश लगना जरूरी है। साथ में आपके साथ के लोग बेहतर हो, जो आपको मोटिवेट करने वाले हो। जो हर दिन आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, उनके पास तो आप बैठना भी बंद कर दो इन 2 साल में। 2 साल के बाद चाहे आप बैठ कर उनके साथ में कुछ खाओ पियो कुछ करो, लेकिन उस दौरान जो बंदा आपसे कहे कि तुम्हारे बस का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनसे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। चाहे वो आपके चाचा हो, चाहे आपके मामा हो, कोई भी हो। तो उन 2 साल में ना, मैं UPSI की ही बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, एक एग्जाम निकल जाए जिसका कांस्टेबल निकलेगा ना और बढ़िया मार्क्स से निकल जाएगा, UPSI भी निकाल देगा, जरूर देगा। और पूरे कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा वेरिएशन है, मान के चलो 2 सब्जेक्ट में वो GS पढ़ लेगा बढ़िया करके, बिल्कुल GS वहां से पढ़ेगा, वो रीजनिंग भी पढ़ लेगा। हिंदी और इंग्लिश का वेरिएशन है, आप SSC में टक्कर मारोगे तो आप इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप, मतलब ओवरऑल हर सब्जेक्ट में आपको काम करना है। बिल्कुल। तो ये इस अच्छा, तो अब देखो मैं आपको उस दौर में लेके जा रहा हूँ आपके, जो आज के दौर से रिलेट करेगा। कैसे भाई, एग्जाम दे दिया, ठीक है, सब काम हो गया। जी जी। एग्जाम दे के आने के बाद एक दौड़ मचती है यूट्यूब में भी और बच्चों के दिमाग में। जी जी जी। किस चीज की, कि भाई कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जी। ठीक है, तो आपके साथ इससे संबंधित कोई इंसिडेंट क्या हुआ? आपने भी ये चीज सर्च करी या नहीं करी? कभी ऐसा कुछ हुआ कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लो कितनी रहने वाली है? इसे आप मेरा एटीट्यूड मानो जी, या मेरी मेहनत मानो जी। मैंने जितने एग्जाम दिए शुरुआत के 1-1.5 साल को छोड़ के 1.5-2 साल के अराउंड जो मेरी जर्नी है तो बड़ी खतरनाक थी भैया। हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं कैलकुलेशन के भी भूल गया था। मैं एक बिजनेसमैन आदमी क्यों कैलकुलेशन करेगा भाई, कैलकुलेटर साथ में रखते हैं हमें जरूरत क्या है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मैंने इतनी शिद्दत से मेहनत की, जिस एग्जाम में मैं बैठता था मुझे ये ऐसा नहीं, मैंने UPSC का एग्जाम नहीं दिया, मुझे पता है तेरा लेवल नहीं है, सीधी सी बात, इतनी तैयारी नहीं थी। मैंने उस जगह टक्कर ही नहीं मारी जिस जगह मुझे नहीं थी। मतलब मैंने मीडियम लेवल एग्जाम दिया है, जैसे CPO दिया है, ये SI वाला दिया है, CGL दिया है, तो इस लेवल के मेरे एग्जाम दिए हैं। IB ग्रेड 2 वाला एग्जाम वो निकाला मैंने। जो इस टाइप के जो एग्जाम्स है ना वो दिए, ना ही तो बहुत ज्यादा अपर ना बहुत डाउन। मैंने क्लरिकल लेवल एग्जाम नहीं दिए, तो मेरा कुछ अपना मोटिव था, मैं अपना स्टैंडर्ड भी जानता था कि भैया तुम्हारा क्या सिस्टम है। तो मैंने जो एग्जाम दिए ना, जब मेरी तैयारी हो गई थी, अब यकीन मानना मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता था कि आरिफ थिया कि अगर तू बाहर हो गया ना एग्जाम से तो सब बाहर हो जाएंगे भाई। जबरदस्त, ये बात जबरदस्त। मैं IB का एग्जाम दे के आया, मैंने कई सारे CGL में हर बार ऐसा लगता था या फाइनल से हम लोग नहीं करे भाई, पास कर पाए, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, हो सकता है जनरल कैटेगरी थी, वहां से फाइट करते करते मैं CGL में कई बार बाहर होते चला गया। लेकिन अदर एग्जाम्स में UPSC में जैसे मैं एग्जाम देखे आया, मुझे कॉन्फिडेंस है तू बाहर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर तू बाहर हो गया ना तो सब बाहर हो गए। कमाल है। और ये कॉन्फिडेंस आपको मिला के मतलब वहां पे आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आके कोई ऐसा कुछ अपने हिसाब से एनालाइज करता था मैं कि तू अंदर है। अच्छा, अब यही कट ऑफ होनी है। तो आजकल ये बच्चे बड़े परेशान होते हैं और ये कह रहे हैं कि भाई छोटे छोटे YouTube चैनल उन्होंने खून पी रखा है। बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के साथ, क्योंकि आप भी टीचर हैं, आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सही वाले बच्चे को ऑन एन एवरेज, कैटेगरी वाइज नहीं, किसको ये मानते हैं उसको फिजिकल की कॉल आ जाएगी? किसके मतलब आप क्या अनुरूप इतने क्वेश्चन सही हो और तो वो अपनी दौड़ तैयारी करता रहे? मैथ समझा दो इसमें, बताइए। मैथ ही समझा दो, पूरा कैलकुलेशन कर। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार वैकेंसी थी 3307, बिल्कुल, बच्चे सेलेक्ट हुए 2486। बिल्कुल ठीक, कट ऑफ शायद जनरल था 251 के अराउंड। बिल्कुल ठीक है, OBC था 227 के अराउंड। मैं मार्क्स पे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं मार्क्स पे बात कर रहा हूँ। 227 के अराउंड था जी। इस बार, पिछली बार जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, आप ये तो सब स्टैट्स है, डेटा है, आप चेक कर सकते हो। पिछली बार था शायद या तो 670 या 690, 6,90,000 या 72, लगभग 6.5 लाख बच्चा, अप्रोक्स 6.5 लाख ने एग्जाम दिया, सिलेक्ट हुए 2486। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। इस बार बच्चों ने एग्जाम दिया 762 के अराउंड। बिल्कुल, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा 7.5 लाख बच्चों, बोर्ड ने जो अपना डेटा दिया है 7,62,000। तो कितने का डिफरेंस है? मात्र 1 लाख का। और वैकेंसी कितनी ज्यादा है? 3 गुनी।
लगभग 3 गुनी नहीं है, आप उसे 4 गुना करके देखो। जब 2486 सेलेक्ट हुए हैं, 9695 कुछ है वैकेंसी इतनी हुई कुछ मतलब वो भी ये भी है ना कि 2486 के बाद जो बच्चे रह गए हैं वो बोल रहे हैं कि भर्ती बोर्ड ने बोला था कि वो SC या ST वालों वो क्राइटेरिया 50% वाला पास नहीं कर पाए, वो 50% वाला क्राइटेरिया पास नहीं कर पाए जी, वो है। लेकिन इस बार भी 35% का क्राइटेरिया है। बिल्कुल। कुछ बच्चों को अगर आप 5 नंबर अगर आप बढ़ा रहे हो मेरे हिसाब से, अगर आप 5 या 10 नंबर तो आप बढ़ा लीजिए मेरे हिसाब से, वो 35% और 50% में, बिल्कुल। अगर आप बढ़ा भी रहे हो, ऊपर से आप 1 लाख जो बच्चा प्लस हुआ है, मैं मैथ्स पे बात करो, बिल्कुल कैलकुलेशन पे, भैया मेरे हिसाब से चलो तुम 5 नंबर उसमें बढ़ा लो, 10 नंबर बढ़ गए कट ऑफ में। इसके अलावा अगर आप उसका हिसाब कैसे जोड़ोगे जो 4 गुना वैकेंसी है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है भाई 105 से 110 के बीच में कॉल 100% आ जानी चाहिए, बिल्कुल 100% आनी चाहिए। मतलब ये लोग काफी परेशान रहते हैं, तो इन्हें कम से कम ये बता दो कि भाई तुम लोग शंकाओं मत पड़ो, दौड़ वोड़ की तैयारी करते रहो। पिछली बार भी यही मैटर था, बिल्कुल मेरे जैसा आदमी कॉन्फिडेंट था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा है, मेरे साथ के कई बंदे ऐसा है जो मेडिकल में बाहर हो गए, बिल्कुल फिजिकल में बाहर हो गए। हम तो बहुत लंबा प्रोसेस पढ़ा है कि भाई मैं तुम्हें बताऊं, उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं था। वो वही थे कि 107 क्वेश्चन सही हुए, 105 क्वेश्चन सही हुए, वही यूट्यूबर, वही बरगलाना, उनके दिमाग में यही सब था। बिल्कुल भैया बहुत भारी भरकम वैकेंसी है यार, 4 गुना मायने रखती है, 3.5-4 गुना, लगभग 10,000 वैकेंसी है, लगभग 10,000 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी। कहाँ अगर ईमानदारी से मतलब फील हो ना वैकेंसी, तो भाई इससे ऊपर देखो आंकड़े बिल्कुल जाने नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा बड़ा जबरदस्त है, वो नॉर्मलाइजेशन का खेल है, वो बच्चे भी मतलब देखते रहते हैं, हमने भी थोड़ा डेटा देखा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल। लगभग कितना अंतर पड़ सकता है? क्योंकि पिछली बार तो इतनी शिफ्ट नहीं थी, इस बार तो 54 शिफ्ट थी नॉर्मलाइजेशन में। मैं आपको बता दूं 20-20, 30-30 नंबर का भी डिफरेंस आ जाता है, मतलब कि लगभग 10-12 नहीं आता, कुछ शिफ्ट में नहीं, इतना तक भी आ सकता है जी, लेकिन देखो वो गलत नहीं है, वो डिपेंड करता है। मैं नॉर्मलाइजेशन के फेवर में हूँ जी, मैं सीधी सी बात कहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा लक खराब है, ये खराब है, भैया जब तुम्हारा लक खराब है, अगर तुम्हें आसान शिफ्ट मिली है तो तुम्हारे नंबर क्यों ना घटे। अगर तुम मुश्किल शिफ्ट में फंस जाते यार, अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं, हम ही सही नहीं सोचते, मेरी कई सारी जॉब्स ऐसी हुई जिसमें नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स घटे हैं। ESIC में था, मेरे दोस्त हैं, वो सिलेक्ट हुए, मैं बाहर हुआ जी। जब हमने आंसर की चेक की, जब हम दोनों का लेवल सेम था, मेरे नंबर घट गए, शायद 20 से 30 नंबर घट के आए, 140 145 के अराउंड बैठ रहे थे, 114 115 नंबर आगे बैठ गए भाई जी। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं भाई, मुझे पता है तेरी शिफ्ट आसान थी, जब तूने मजा लिया, जब हलवा खाया है तो सजा भुगत। बिल्कुल, वो मेरी कैपेबिलिटी होनी थी, अगर मेरी कैपेसिटी उस टाइम 90 क्वेश्चन करने की थी, क्यों नहीं मैंने 97 किए। बिल्कुल सही, गलती तो मेरी थी ना, क्वेश्चन क्यों ज्यादा बढ़ाते। आप ऐसा, तभी मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी, भाई शिफ्ट के हिसाब से अपना मेंटल लेवल चेंज कर लो। बिल्कुल, शिफ्ट के हिसाब से वो टाइम गया कि भाई मैं घर से क्या क्या भेजूंगा बच्चों को, तुझे 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तुझे 90 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब मैं नहीं कहता भाई, वो हम पहले कहते थे देख, अब नॉर्मलाइजेशन, अब मैं कहता हूँ इतना तो मैं जरूर कहता हूँ कि देख भाई कम से कम इतने तो करके ही आना। बिल्कुल, कम जैसे GD वाला था ये पेपर, अभी भी हुआ है GD वाला पेपर, यहाँ से भी कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स हमारे सेंटर से, तो मैंने GD वाले में समझाया कि भाई कम से कम मेरी एग्जाम से पहले तो मेरी स्ट्रेटजी अलग थी, जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ मेरी स्ट्रेटजी खुद चेंज हो गई। मैंने जब एग्जाम का लेवल देखा, पहले मैं कह रहा था बच्चों से भाई कम से कम 90-95 अटेम्प्ट करके हाँ चाहे कुछ कर दूं, 90 कर या 85, वो कैटेगरी के हिसाब से बता देता बच्चों को। मैंने फिर खुद ही घटा दिया, हाँ वो लेवल बढ़ गया, लेवल टफ था। बिल्कुल, तो मैंने सोचा अगर बच्चा किसी भी तरीके से 70, 72, 75 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी ऐड हुई, नेगेटिव मार्किंग है, पिछला एनालाइज किया, बिल्कुल पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ गया। कुछ बच्चे जब शुरुआत में आए ना भाई साहब बिल्कुल हताश, पहली दूसरी शिफ्ट कह लो गुरुजी हम तो मर गए। बोला भाई हुआ क्या है, गुरुजी क्वेश्चन आते नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उनके मार्क्स आए तो उनके 72, 73 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं कह रहा मैं खुश रहे यार, रेस मार भाई जी, इतने मार्क्स उतने में तो हो जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जैसे अब DVPST जैसे एक मिनट एक बात और मैं कहूंगा, इस बार के एग्जाम में एक चीज में भूल गया था जी। इस बार के एग्जाम में आप एक चीज तो कह सकते हो कि इस बार के UPSI के एग्जाम और पिछले वाले में आप कह सकते हो 20 से 30% आसान है जी। हाँ, लेकिन अगर 20 से 30%, देखो हमारे पास में 3 चीजें प्लस है, एक चीज माइनस है, हाँ सॉरी एक चीज प्लस है, बाकी 3 माइनस है।
एक तो 20% 25% आप आसान मान लो पेपर, 25 ही रहा है भाई साहब जी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा पेपर था, ठीक था लेवल, वहाँ पे बच्चों ने बताया मैथमेटिक्स बहुत कैलकुलेटिव था, जीएस का पोर्शन इतना भी आसान नहीं था कि बिल्कुल ही हलवा था। मूल विधि पूछी गई इस बार, मूल विधि पूछी है इस बार, पहले से बहुत ज्यादा पूछी है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अगर 25-30% भी पेपर आसान भी आया, उसके बावजूद भी मेरा सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो जो वैकेंसी है 4 गुना, उसे कहाँ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी चीज, वो तो फिल करनी है, वो इन 3 फाइट को, 3 जो फाइट टैकल कर 1 लाख प्लस बच्चा जो हुआ, 25-30% पेपर आसान हो गया। एक और फैक्टर आप कह सकते हो कि भाई 3-4 साल में बच्चों में गैप आ गया, बच्चों ने पढ़ाई की है, कंपटीशन लेवल, भाई कंपटीशन टफ भी हुआ है ना, तो एक आईक्यू लेवल फिक्स है। बिल्कुल, पढ़े टफ हुआ तो बीच में कोरोना काल भी रहा है, बिल्कुल, कोरोना काल में लोग अपने आप को बचाने में व्यस्त हैं, बिल्कुल, पढ़ाई छोड़ दी थी लोगों ने, लोग ये कह रहे थे पहले जिंदा रह लो, बाद में नौकरी, बाद में देख लेंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब डीवीपीएससी संबंधित, अब डीवीपीएससी होना है पहले, उसके बाद फिजिकल होगा। जी जी। तो डीवी में बच्चे डॉक्यूमेंट तो जो रहते हैं वो रहते हैं, बच्चे तैयार करेंगे। कुछ बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि आप लोग तो डीवी फेस करके आए हो, सब चीज देख के आए हो। जी जी। तो डीवी में किसी किसी बच्चे का रहता है कि मेरे मार्कशीट में इधर उधर जा रहा है, सब चीज क्वेश्चन इधर उधर जा, मतलब आपके नाम में मिस्टेक हो रही है, या मेरे पते के में मिस्टेक हो रही है, तो क्या करना चाहिए भाई? उसे सुधरवाओ। नहीं, जैसे कि अभी टाइम है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे किसी मैं बताता हूँ बहुत बड़े वाली प्रॉब्लम कैसी है। मैं एक एग्जांपल ही सुनाता हूँ आपको जी। मेरे करीबी दोस्त है जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है जी, और ये शायद 19 वाले बैच से जी, 19 वाले बैच से थे, और जितने सहारनपुर के बच्चे तो सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर वालों को ज्यादातर पोस्टिंग जो मिली है ये वेस्ट यूपी में मिल गई इस बार, वेस्ट यूपी में गाजियाबाद, ये बागपत वगैरह ये सब मिल गई। पता है भाई साहब कहाँ पहुंचे? हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? छोटा सा फैक्टर था, पहली गलती उसने ये कर दी कि वो जो फॉर्म भर रहा था, तो फॉर्म भरते टाइम ऐसी कुछ गलती सहारनपुर की जगह शाहजहाँपुर हो गया, शाहिदपुर की जगह शाहजहां, सहारनपुर की जगह शाहजहाँपुर हो गया। अच्छा, मतलब अपना अपना जो नेटिव प्लेस था उनका। हाँ, अच्छा, वो कंप्यूटर पे जल्दबाजी में फॉर्म भरते हुए हो गया होगा, हो जाती है गलतियां। भाई साहब बंदे को पसीना आ गया, 10 चक्कर तो पीएचक्यू गया जी। और अब जाकर आप पोस्टिंग आप देख ही लो, हो रही है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बिल्कुल, कम सुना होगा, बिल्कुल। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बदलाव है, मतलब पिताजी के नाम आधार कार्ड में कुछ है, उसमें कुछ है, बदलवाओ भाई। ये तो सीधी जैसे जैसे अभी आधार कार्ड में तो एक बार वो चेंज हो भी सकता है, जी जी। पर ज्यादातर बच्चों की दिक्कतें रहती है सर 10th की 12th में, जैसे हरिओम लिख रहा है पिताजी का नाम, जी जी। तो 10th वाली में और तो सब में तो हरिओम एक साथ है, जी जी। और कहीं किसी मार्कशीट में हरि और स्पेस और ओम हो रहा है। देखो जो छोटे छोटे मैटर होते हैं ना, उन पे तो सीधी सी बात है कि एफिडेविट बन जाता है। हाँ, आपको एफिडेविट देना होगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो सुधरवाओ, बड़ी अगर मेजर प्रॉब्लम है, बाप का नाम भी चेंज हो गया, हाँ, ऐसी कुछ है तो प्रॉब्लम है, तो फिर चेंज कराना पड़ेगा। बाकी मशवरा मेरा अब भी यही है कि चेंज कराना, क्योंकि जैसे जैसे देश में धीरे धीरे भाई वेरिफिकेशन होती है आपके कागजों की, क्या पता कब हालात में क्या कंडीशन बन जाए, आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ जाए, कुछ और मैटर हो जाए, तो बेहतर है कि आप अपने कागजों को, ये तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है, हाँ, उसे टिप टॉप रखो ना, टिप तो पहले से रखो। बिल्कुल। क्यों आप पुलिस को भी मतलब मौका देते हो? सीधी सी बात है, कभी भी कुछ ही मैटर हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो आप अपने आप को पहले से फिट रखें। बिल्कुल। तो अब और अगले चरणों पे चलते हैं जी। अब फिजिकल के लिए बच्चों को मतलब क्या करना चाहिए? वैसे फिजिकल कोई बहुत टफ भी नहीं है, 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है 28 मिनट में, फिर एक हेल्दी फिटनेस आराम से कर सकता है। देखो हेल्दी फिटनेस कर तो सकता है जी, लेकिन आपका क्या मतलब फिर भी मैं आपको अपना बताता हूँ। हमारी वैकेंसी में शायद 11,000 कुछ बच्चे लिए गए थे जिन्हें कॉल आई थी फिजिकल के लिए, और मात्र 6500 बच्चे थे जिन्होंने मतलब आधे रह गए। आधे आधे से थोड़ा कम मान लो आप। अब आप सोचो कि मैं 3500, 4000, 4500 बच्चे कहाँ गए? बिल्कुल, तो वो रेस में बाहर हुए ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ओवर। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे लगभग निकले? इक्का दुक्का निकलते हैं, मतलब पॉइंट, मतलब परसेंटेज में, पॉइंट परसेंट, मतलब कि लगभग सभी का हो जाता है। लेकिन भैया फिजिकल में ऐसा है, मुझे भी पता नहीं, मैं खुद परेशान हूँ देख के। अभी भी मेरे सेंटर से ये हरियाणा वाला हुआ था एग्जाम, इसमें 5 बच्चों का हुआ, 5 ने पेपर दिया, 5 का हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पी भाई हो गई, क्योंकि अपना चेला वो भाई अपना कोई स्टूडेंट, अरे उससे ज़्यादा देखो खुशी की बात कोई नहीं होती है जब हमारे स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ता है। 5 ने पेपर दिया, 5 का, इसमें एक लड़की थी, उस बेचारी की हल्की सी हाइट कम रह गई। 4 लड़के थे, इतने दुख की बात है उन 4 में से मात्र 1 बच्चा फिजिकल को क्रैक कर पाया, और मतलब 3 लड़के भी रह गए। 3 लड़के फिजिकल में रहे। वहाँ भी आई थिंक 5 किलोमीटर नहीं भाई साहब, मात्र 2.5 किलोमीटर है। और कितने टाइम में है? 12 मिनट में। उसे वो क्लियर नहीं कर, उसे भी क्लियर नहीं कर पाए।
और अगर आप उन लोगों के, अगर मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊं या मिलाऊं उनसे, टोटल फिजिकल फिट दिखता है। बिल्कुल। हमारी रेस में मैंने कई लोग ऐसे देखे जो दिखने में तो पता नहीं, ऐसा लगता था कि बहुत तुर्रम खा लोग हैं, फिजिकल फिटनेस भाई बाहर हो गए। हमारे जैसा आदमी कुछ खास नहीं था, फिर क्रैक कर दिया। बिल्कुल। मैं कोई रेसर नहीं था, मैंने उससे पहले कभी रेस नहीं लगाई, कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं तो ये मान के चलो 5-7 दिन वाला रेसर था, 5-7 दिन वाला भी नहीं, वो फिजिकल की डेटा ही, क्योंकि मेरा कुछ पहले मूड भी नहीं था, थोड़ा सा चेंज था मूड मेरा कि मुझे जाना ही नहीं है। जैसे जिस दिन वो रिजल्ट आया उसके फिजिकल के लिए कॉल आई, उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मूड ही नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तेरे बस का नहीं है, मैं थोड़ा सा ओवरवेट था उस वक्त में। तो भैया हम हैं जिद्दी आदमी, हमने कहा कि हमारे बस का नहीं है। फिर मैं पढ़ा रहा था, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कह दिया कि गुरुजी आपका काम सिर्फ पढ़ाने का है, यो काम हमारे पे छोड़ दो, अपनी लैंग्वेज में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका काम आपके बस का पढ़ाना है, दिमाग चलाने में शरीर चलाने में फर्क है जी। भाई साहब वो बात दिल पे लग गई कि ऐसा नहीं है कि मैं दिमाग ही चला सकता हूँ, मैं शरीर नहीं चला सकता। मैं उसी दिन, एक दिन रात के टाइम मैंने रेस मारी, थोड़ा सा शर्म में भी, मतलब रात के टाइम मेरे घर के बाहर सर्विस रोड है, बिल्कुल। मैंने मैंने पक्के पे रेस मार दी। वो जिस आदमी ने कभी रेस नहीं मारी, पक्के पे सीधा शूज पहने रेस मार दी, और वो मेरे लिगामेंट वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, मेरे बहुत बुरी हालत हो गई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारा सुमका जी कैसे सही होगा। उन्होंने कहा इसका सही होने का एक ही तरीका है, आप रेस मत मारना। अच्छा, और फिजिकल मतलब 10-12 दिन बाद? हाँ, नहीं तो मुश्किल से 7-8 दिन। अच्छा। और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने दिया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन मैं एक ज़िद्दी टाइप का इंसान हूँ, मेरे दिमाग में चढ़ गई अब मैं इस रेस को जरूर मारूंगा। मैं गया वहाँ पे, मेरे एक दोस्त था और मैं, हम दोनों गए। उसने मुझे बोला कि भाई, उसने मुझे 1-2 बस टैबलेट वगैरह दिए दर्द वगैरह के लिए, जिससे उस दौरान दर्द महसूस न दे, पेन किलर वगैरह। और भैया हम मैदान में उतरे और हमने एक साथ भागना शुरू कर दिया, बस हम रुके नहीं। और फिर दौड़ अपना फिर क्वालिफाई करके रहे। उसके बाद हाँ ये ठीक है, महीनों सही होने में लगे, बिल्कुल महीनों। पैर खराब हो गए, इतना बुरा दर्द आप बस पूछो, बहुत बुरी हालत हो गई। कुल मिला के ये बात है, एक टिप दूंगा सिर्फ, मेंटल लेवल, यहीं से दौड़ लगती है भाई साहब, यहाँ से दौड़ लगती, यहाँ से दौड़ नहीं लगती। कल वो जो साथी आए थे वो भी यही बात बोल के गए, बिल्कुल इत्तेफाक की बात ये है कि वो भी यही बात बता गए जो आपने बोली कि दौड़ लगती है तो यहाँ से। और उसका भी एक टेक्निक है, मैं आपको बताऊं जी। दौड़ एक ऐसी चीज है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो जी, जिम हो चाहे दौड़ हो, जिम दौड़ तो से भी बढ़िया चीज है बिल्कुल, लेकिन दौड़ में आपको एक वक्त ऐसा आता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे तुम मरेगा। हाँ, जिस आदमी ने सोच लिया तू नहीं मरेगा जी, ना तो मरने का उसकी रेस लगेगी बिल्कुल। जिस आदमी ने सोच लिया कि तू मरेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा धुरंधर हो, उसकी रेस नहीं लगी, रह जाएगा। सिर्फ एक लाइन है मेरी जी। अबे यार जवान आदमी, एक बात बताओ, अगर लाखों में हजारों में कोई एक दौड़ते दौड़ते मर भी गया, अबे तो गजब आ गया भाई, उसकी मौत थी। बिल्कुल सही। लोग ऐसे एग्जाम्पल उठाते हैं, मर गया भाई। जैसे मैं अभी मतलब फिजिकल वर्कआउट में भी, मैं आजकल जिम में, तो एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, बहुत ज़्यादा। वो मेरे कुछ दोस्तों ने देखी, भाई साहब मेरे घर वालों ने मतलब मुझे उठा लिया, घर वाले कहने लगे जबरदस्ती, इतना वेट मरेगा, उसकी कमर टूट गई थी, उसकी ये टूट गया था, अरे उसकी टूट गई तो मेरी तो नहीं टूटी मैं तो सही सलामत हूँ। तो ये है कि आपके और कोई भी काम हो, एक लास्ट होता है हर काम का, जब आपकी कैपेसिटी बिल्कुल एंड पे पहुंच जाती है ना भाई साहब, बॉडी खुद ब खुद साथ छोड़ देती है बिल्कुल। चाहे आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आपको दिखा कि आप 80 किलो की कैपेसिटी आपकी, जैसे 82 जाएगा ना, बॉडी खुद ये कहती है नीचे रख दे, रख दोगे तुम। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप 60 पे जाके सोचने लगोगे तू मर जाएगा। ऐसा ही रेस में है, 5 किलोमीटर की रेस 20 से 30 साल के बीच का जो लड़का है, या 21 से 30 के बीच के अराउंड का जो लड़का है, उसके लिए कुछ नहीं है, बस यहां से मजबूत होना चाहिए। और मैं दुख है मुझे इस बात का, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे जानकार हैं, भाई पता नहीं क्या होता है मेरी समझ में। और भाई साहब बिल्कुल फिट, इतनी सी चर्बी नहीं है यार, और पेट पे चर्बी नहीं है, रेस का नंबर आता है, बाहर हो जाता है। अब मैं समझा तो भाई खाली मेंटली शार्प हो गए, कहाँ जाओगे तुम? बिल्कुल फिजिकल भी तो फिट है फिजिकल फिट। अच्छा, एक अब अगला स्टेप जो है वो मेडिकल का है। मेडिकल में तो जो नॉर्मल चीजें चेक होती है, एक क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत लंबे समय से पूछते आ रहे हैं जी। आप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ आपके साथ पानी। तो एक चीज बड़ा मतलब कंफ्यूजन है, आप तो मेडिकल फेस करके आए हैं जी। वो बोलते हैं चश्मा लगा हुआ है जी, तो क्या सिलेक्शन नहीं हुआ?
भाई देखो हमारे हिसाब से ये तो बात ठीक है कि जो चश्मे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल ये तो रूल है, बिल्कुल। लेकिन आप ना यार अपनी बॉडी की केयर कर सकते हो। अगर आप मेरे हिसाब से 1-2 महीने पहले के कराऊँ, जिस आदमी को थोड़ी भी प्रॉब्लम है ना, वो अगर अभी से तैयारी करे, आंखों की प्रॉब्लम है भाई, गाजर चल रही है खाओ, आंवला चल रहा है। जिनको चश्मा लगा हुआ है उसमें किसी किसी मेडिकल में ये भी रहता है कि दूर दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष होता है। जी जी। तो मतलब कुछ ही मेडिकल में रहता है, कई बार मान्य हो जाता है चश्मा, तो आपके साथ मान्य नहीं होता, बिल्कुल मान्य नहीं मान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब ये क्लियर मान्य बात नहीं है, है, ये मान्य नहीं है बिल्कुल। आप खुद भी सोच के सही, एक बात तो बताओ, मार रही थी टांग पे गोली, बंदा पीछे मार देगा यार। और वैसे भी आजकल टांगों में गोली ज्यादा मारी जा रही है भाई मान लो अगर कुछ भी है, गोली भी ना मारना हो, अगर आपको सही दिखता भी नहीं है तो जाहिर सी बात है, देखो पुलिस की जॉब है, रेलवे की जॉब है यार, रेलवे की जॉब है, तुम इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम इतनी सारी पब्लिक को लेके जा रहे हो। और जो लोग रेलवे में भी अपने मेडिकल में पैसा देके किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं, या पुलिस में, बेल्ट की कोई भी नौकरी, आप रेस्पॉन्सिबल आदमी हो भाई। जब आप खुद अपने समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोचोगे, तुम खुद ही गलत तरीके से घुसे हो, तो आगे क्या सही होगा? बिल्कुल सही बात। लेकिन ट्रीटमेंट है जी, लेजर टेक्निक्स है आज के वक्त में। लेजर मान्य रहती है, देखो मान्य, मैंने फिर आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हो, मान्य को आप छोड़ दीजिए, आप वहां पे वो मतलब तरीका है कि बस हो तरीका सकता है, मान्य को आप छोड़ दीजिए। वहां पे सीधी सी बात है, जैसे हम लोग बैठे हैं ना आमने सामने, आप जिस तरह नॉर्मल आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अभी से जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से 1 या 2 रुपए की पर्ची बनती है, हर 10वें 12वें 15वें दिन जाओ, 2 रुपए की पर्ची में जाके बैठ जाओ, सर मुझे देख लो, मेरे आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं है। जो डॉक्टर होगा वो आपको रिकमेंड करेगा, दवाइयाँ बताएगा, मतलब अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी तो हो जाती है वो, बिल्कुल। और एक बात और बताऊं, वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, बिल्कुल। मेडिकल में भी जो आदमी घबरा जाएगा ना वहां पे मैंने देखा है ना, जब ईयर को चेक करते हैं इतना दिमाग लगाते हैं ना डॉक्टर्स, वो भाई उनका तो काम है, वो ऐसा करेंगे, आवाज आ रही है, उसने हिलाया ही नहीं है, बंदा जबरदस्ती कहता हाँ आ रही है, तुक्के से हाँ आ रही है, कॉन्फिडेंस आंखों में। हमारे वाले मेडिकल में बाकी का तो नहीं जानता, लेकिन वहां पे उन्होंने रीजनिंग लगा दी थी, ऐसे बोल रहे, उम्मीद भी नहीं थी हमें तो, ऊपर से तीसरे से दूसरा कौन सा होगा, बिल्कुल रीजनिंग लगाई उन लोगों ने। तो आपका मेंटल लेवल, अगर कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत है, डॉक्टर आपको कोशिश करेगा कि आप किसी तरह के डिमोरलाइज हो जाओ, आप खड़े हो कहेगा तुम्हारे तो पैर लगता है सही नहीं है, अरे भैया जब तुम सही हो तो चैलेंज करो यार। मेरे कुछ स्टूडेंट है मेडिकल के टाइम पे, उन्होंने कहा मेरे पास, मतलब कॉल वगैरह आई कि सर हम ना सेटिंग कर रहे हैं मेडिकल की। मैंने कहा की सेटिंग भाई, दिक्कत है कुछ, प्रॉब्लम है कुछ, अबे भाई री मेडिकल का चांस मिलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप री मेडिकल तक मत जाओ। किसी को नॉक नहीं है, एक्सरसाइज होती है भाई, बिल्कुल नॉक नहीं, एक्सरसाइज ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज कीजिए। आंखों में प्रॉब्लम, देखो जो बिल्कुल ही आंखों से बैठा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम है तो इलाज है या ट्रीटमेंट है। मेडिकल साइंस बहुत आगे चला गया, पुराने जमाने नहीं। आपकी इसमें प्रॉब्लम है, एक मेरा स्टूडेंट था, उसके इसमें प्रॉब्लम थी, ये होता है ना क्या बोलते हैं सर, वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन। आप यकीन मानो इतने मोटी मोटी वेरिकोज वेन, उसने ऑपरेशन कराया, बंदा सिलेक्टेड है, जॉब कर रहा है बिल्कुल, तो अच्छे से अच्छा तो ट्रीटमेंट। इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी भाई है। वैसे इसमें मेडिकल में कितना बच्चा बाहर हो जाता है, अगर एक परसेंटेज देखा जाए परसेंटेज मैं कहता हूँ लगभग 2-3% के करीब इसमें भी बाहर हो जाता है। हाँ, अगर मान के चलो एक दिन में 50 का मेडिकल हो रहा है ना जी, तो उनमें क्या सिस्टम होता है, जैसे 50 का मेडिकल हुआ एक दिन में, तो 50 में, और वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है अलग अलग देखो सेंटर्स में। कुछ जगह डॉक्टर्स का जो पैनल होता है ना बड़ा खतरनाक होता है, हो सकता है गाजियाबाद में खतरनाक बैठ जाए, सहारनपुर में बढ़िया पैनल बैठ जाए, वहाँ का सीएमओ की टीम अच्छी हो, उसके ऊपर वो मतलब वो अपनी लीनियंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो अपनी किस्मत है, फिर वो अपनी किस्मत भी है। लेकिन आप उस किस्मत से ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि तुम बाहर होंगे। भैया आप तैयारी रखो, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि तुम्हें इसमें 2-4 घंटे लगते हैं। आप थोड़ा सा अभी से अपना प्रिपेयर करो अपने आप को, जो जो कमियां हैं उन पे काम कीजिए। अच्छा, तो अब मतलब समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। जी। अब मुझे मैं आपसे ये चाहता हूँ कि 2021 वाले बच्चे हैं, इन्हें बहुत चंद शब्दों में आप मोटिवेट कर दीजिए कैमरे की तरफ देख के। बहुत शानदार जॉब है, पावरफुल जॉब है, आपको इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, और लाइफ में और चाहिए क्या। लेकिन इस इज्जत और रुतबे को अगर आप गालियों में बदलना चाहते हो तो वो भी बदली जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। बिल्कुल, आप काम अच्छा करो ना समाज के लिए,
और आज के वक्त में मैं अच्छे से जानता हूँ कि सब लोग ये कहते हैं कि सिस्टम खराब है हमारे देश का। मतलब कोई गवर्नमेंट को खराब बता रहा है तो कोई पुलिस को खराब बता रहा है। भाई अगर गवर्नमेंट खराब है या पुलिस खराब है तो आप सीधी सी बात है, आप सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, अपनी ईमानदारी से लोगों में अलग जगाइए। आप बिल्कुल आप इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक बेहतर जॉब है और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। पोस्टिंग कहाँ मिली है सर? पोस्टिंग अब लखीमपुर खीरी मिली है। तो मतलब इस चीज के लिए भी आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना होगा हर संघर्ष के लिए। ट्रेनिंग में आपको हर संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा आप उस तरह के इंसान हो जिसे गर्मी भी झेलनी है, जिसे सर्दी भी झेलनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई वीआईपी ड्यूटी हो। हमारी ड्यूटी लगी है तो वीआईपी ड्यूटी में सीधी सी बात है, हो सकता है कि कड़ी दोपहर में आपको खड़ा होना पड़े और आप ड्यूटी करो। सर्दी होगी, रात के 3 बजे आपको निकलना पड़े, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप बहुत वीआईपी हो, वीआईपी कल्चर से हो, आप सोचते हो कि ऐशो आराम है, तो भैया ऐशो आराम नहीं है। ये क्लियर बात है, सीधी सी बात है। अब अंत में राम जी की पाठशाला के बारे में भी 1-2 कुछ बोल दीजिए और फिर हम ये मेरे करीबी दोस्त हैं राम भाई, बेहद शानदार और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बाकी आप देख रहे हो, देखो कोई भी आपको तरक्की अगर मिलती है ना, आपकी मेहनत से मिलती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी इन्हें ये सिल्वर कौन सा था सिल्वर बटन भी मिला और अभी दिन प्रतिदिन ये तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था उस वक्त बहुत कम सब्सक्राइबर थे। मतलब इनकी जो उड़ान है ना, रॉकेट से भी फास्ट जा रही है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही ये 1 मिलियन को क्रॉस करेंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहो और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे। बहुत अच्छा चैनल है, इनके साथ में हमारा भी सपोर्ट आपके साथ में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइव भी सर से 24/7 पढ़ाई से रिलेटेड। क्योंकि मैं ऐसा ही नहीं है कि हमें खाली ये व्यूअरशिप के लिए सब कुछ है। अगर मैं कहता हूँ कि एजुकेशन इज अ वेपन बाय विच यू कैन रोर एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा हथियार है, तुम कहीं भी दाड़ सकते हो। अगर हमें अपने देश को भी तरक्की पे लाना है ना, अगर देश में कुछ बदलना है, बेहतर जगाना है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप एजुकेट कीजिए लोगों को। खुद एजुकेट बनो, लोगों को एजुकेट करो। एजुकेशन ही वो हथियार है जो तुम्हें छोटी छोटी कुरीतियों से दूर करेगी। आपका मेंटल लेवल शार्प होगा। जरूरी नहीं है कि आप दरोगा ही बने, लेकिन कुछ भी बने बेहतर जरूर बनो। बिल्कुल, क्योंकि आपका मेंटल लेवल, आपकी सोचने और समझने का जो लेवल होता है ना, उसमें बहुत चेंज आ जाता है एजुकेशन के बाद। आप समझते हो चीज़ों को। बिल्कुल। तो देखो, जितने इतने अच्छे से अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो वो एक टीचर ही कर सकता है। और जो भाई हैं, आरिफ भाई हैं, टीचर भी हैं और अभी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि आप दरोगा बन गए हैं और जल्दी ही बहुत लोगों को अब इनसे हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और बच्चों को मोटिवेट किया। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर मेरे स्तर का होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो मैं भाई से पूछ के आपको जवाब दे दूंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद।